चलो पहले व्हाइट बोर्ड पर शुरू कर देते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं केमिस्ट्री का। हेडिंग बना लीजिए। केमिस्ट्री कहो चाहे हिंदी में रसायन विज्ञान कहो, बात एक ही है। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। देखो केमिस्ट्री जो है इसका भी वेटेज बीपीएससी में ठीक ठाक है। अभी बैठे हुए हैं हाँ? इसका भी वेटेज जो है वो बीपीएससी एग्जाम में ठीक ठाक है। कहने का तात्पर्य ये कि जितना प्रश्न आपका लगभग बायोलॉजी से रहता है उतना ही प्रश्न आपका फिजिक्स से रह रहा है। रिसेंटली अगर 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करें तो ठीक है। जैसे पिछला साल का पेपर आप देखिएगा तो 10-10 क्वेश्चन एकदम बराबर बराबर कर दिया था। उसके पहले कितना होता था, तो उसके पहले लगभग 70% बायोलॉजी से और बच गया जो 20% केमिस्ट्री और 10% फिजिक्स, ऐसे रहता था। फिजिक्स से केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो हमेशा से अधिक रहा है, ठीक है। पूछता था, लेकिन इस बार से क्या किया, बराबर कर दिया। अगर आप लोग 2 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी असिस्टेंट का, दिए थे कोई इसमें से? बीपीएससी असिस्टेंट दिए थे। उसका क्वेश्चन आप देखिएगा तो बीपीएससी असिस्टेंट में 150 क्वेश्चन में से साइंस कितना पूछा है, 40। हर बार बीपीएससी 30 प्रश्न साइंस का उठा रहा है और बीपीएससी असिस्टेंट में कितना ले गया क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ले गया। तो वेटेज आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर बीपीएससी में भी जो पीसीएस है बीपीएससी का, उसमें भी अगर प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ा करके 40 कर दे, 35 कर दे, तो वो हो सकता है। और साइंस में जो क्वेश्चन होता है वो गलत बिल्कुल नहीं होता है, गलत होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। बाद बाकी चीज़ याद करने वाला होता है और यहाँ पर समझ लिए बात खत्म हो गया। कुछ कुछ चीज़ जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आपको कहा जाता है कि रट लो, बाद बाकी चीज़ क्या है, समझ लेने वाला है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, साइंस जो है आपका अगर 30-35 क्वेश्चन, हम तो चाहते हैं क्वेश्चन बढ़ा दे साइंस का, ठीक है। अभी 30 पूछ रहा है, बढ़ा के 50 कर दे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा देगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। ईसा शताब्दी कम रटना पड़ेगा, सही है ना। ईसा शताब्दी, हाँ क्या है, उतना ही पढ़ते थे। तो कम पढ़िएगा, उसको ज़्यादा ये आने लगेगा तो आपको पढ़ने का लोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। मेंस में भी ले आते साइंस, मजा आ जाए। साइंस टेक हटा करके मेंस में भी साइंस का कुछ पोर्शन ला दे। अब साइंस टेक जो पूछता है मेंस में वो क्या रहता है, अप्लाइड रहता है, ठीक है। अब कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है। डिफेंस सिस्टम क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। उसके जगह पर ही अब ट्रेडिशनल लगा दे फिजिक्स केमिस्ट्री तो मजा आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, इसको शुरू करते हैं। देखो केमिस्ट्री जो है वो जिस वर्ड से आया है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे टर्म केमिस्ट्री, आइए, कम्स फ्रॉम, साउंड दीजिए बाबू, कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड केमिया, means black कलर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया, कीमिया नामक लैटिन वर्ड से हुई है। कीमिया नामक लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मतलब काला रंग। कीमिया लिखा हुआ है बोर्ड पे, कीमिया नामक लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मतलब काला रंग होता है, काला रंग होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमी टेकिंग। केमी टेक लिख लो, केमी टेक। शुरुआती दौर में केमिस्ट्री के अध्ययन को
शुरुआती दौर में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमीटेक कहा जाता था, केमीटेक कहा जाता था। हो गया, आगे लिखिएगा। लेवोजियर is known as father of chemistry, या इन्हीं को मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवोजियर को रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हो गया। अब ध्यान देंगे, केमिस्ट्री वर्ड जो है यह किस वर्ड से निकल करके आया है? कीमिया। और कीमिया जो वर्ड है यह प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो इजिप्ट में। इजिप्ट राष्ट्र जो है जिसको मिस्र कहते हैं, क्या कहते हैं? मिस्र। तो मिस्र राष्ट्र जो है इजिप्ट, वहां के लोग उनके यहाँ की मिट्टी को, चूंकि इजिप्ट की जो मिट्टी होती थी वो काले रंग की होती थी, ठीक है, तो अपने यहाँ की मिट्टी को क्या कहा करते थे? कीमिया कहा करते थे। और इस कीमिया का जो मुख्य, ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस देश से, या किस देश का लैटिन वर्ड है, तो क्या कहेंगे? इजिप्ट का, मिस्र का है। और इस कीमिया वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ब्लैक कलर, काला रंग, ठीक है। तो इस कीमिया वर्ड धीरे धीरे क्या होता रहा? मॉडिफाई होते रहा, और मॉडिफाई होकर के क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया। शुरुआत के दौर में केमिस्ट्री का जो अध्ययन है उसको केमीटेक, कई जगहों पर केमीटेकिंग भी मिलेगा, बात एक ही है। केमीटेक या केमीटेकिंग जो है शुरुआती दौर में केमिस्ट्री को अध्ययन को कहा जाता था। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोजियर। तो लेवोजियर जब आए, अब इनको बोला गया क्या? फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसके कुछ आधार होंगे, कुछ काम इन्होंने किया होगा, तब जाकर के इनको यह उपाधि मिली थी। तो उस दौर में लेवोजियर ने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी थी, लिखिएगा। लेवोजियर wrote a famous book, The Elements of Chemistry, in which he discuss about 105 एलिमेंट्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लेवोजियर ने एक प्रसिद्ध किताब द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री लिखी, जिसमें उन्होंने 105 तत्वों की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने 105 तत्वों की व्याख्या की। हो गया। अब देखो, लेवोजियर ने कौन सा किताब लिखा? एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जिस समय केमिस्ट्री के बारे में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा था, उस समय उन्होंने इन 105 एलिमेंट्स को आधार बना करके एक किताब लिख दी थी। अभी कुल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 118 पीरियोडिक टेबल में। तो बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए, जिसमें मोसले आए। तो मोसले आए तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर दिया। मोसले का पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पर? एटॉमिक नंबर। उनके पहले कौन थे? मेंडलीव थे। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था, ठीक है।
अभी मेंडलीव और मोसले ये लोग नहीं आए थे, उसके पहले इन्होंने इस किताब के अंतर्गत, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या केवल 105 थी, बस अंतर क्या था, मेंडलीव और मोसले ने क्या किया था, रो और कॉलम में पीरियोडिक टेबल को सजा दिया था। ठीक है, मेंडलीव और मोसले ने क्या किया था, रो और कॉलम में सजा दिया था, और इन्होंने डायरेक्ट किताब के रूप में उन 105 एलिमेंट्स का व्याख्या कर दिया था कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, किसमें इलेक्ट्रो एफिनिटी कितना होता है, किसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारा कुछ इन्होंने डिस्कस कर दिया था इस किताब के अंदर में। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री। आप लोग जान रहे हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले इस देवता से आप लोग परिचित होंगे, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया तो क्या कहेंगे, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन ये जो हाइड्रोजन नाम है यह देने वाले कौन थे, लेवोजियर। ठीक है, याद रहेगा, नाम किसने दिया था, लेवोजियर ने। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, but the term hydrogen was coined by लेवोजियर। टर्म हाइड्रोजन वाज क्वाइंड बाय लेवोजियर। समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और हाइड्रोजन नामकरण किसने किया था, लेवोजियर ने। तो लेवोजियर को क्यों कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है। तो अगर आपको कहा जाए कि केमिस्ट्री को डिफाइन करिए तो क्या डिफाइन करिएगा, तो आप कहिएगा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, हिंदी वाले भी सेम लिख लें, एक्सपेरिमेंटल साइंस in which we study about matter and their physical and chemical behavior. Also the law which governs these changes, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या डिफाइन कर दिए केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री देखो कितना आसानी से डिफाइन हो गया है। इसमें हम लोगों ने क्या कहा, केमिस्ट्री जो है वह विज्ञान का कैसा ब्रांच है, तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी प्रायोगिक विज्ञान है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग किसके बारे में बताते हैं, तो पदार्थ के बारे में। ठीक है, मैटर को कई स्थानों पर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा क्या, पदार्थ, या फिर कई स्थानों पर लिखा हुआ मिलेगा द्रव्य। क्या मिलेगा, द्रव्य। द्रव नहीं, ये द्रव जो होगा इसका मतलब हो जाता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। तो या तो पदार्थ लिखा हुआ मिलेगा, या मैटर लिखा हुआ मिलेगा, या द्रव्य लिखा हुआ मिलेगा। तो केमिस्ट्री जो है वह एक्सपेरिमेंटल साइंस का एक ब्रांच है, जहां पर हम लोग पदार्थ का क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ऑल्सो केमिकल बिहेवियर। ठीक है, उसका भौतिक अवस्था भी हम लोग पढ़ते हैं और रासायनिक गुणधर्म भी उसका दोनों देखा जाता है। ये नहीं कि फिजिकल नहीं देखेंगे, केवल अगर केमिकल बिहेवियर आप लिखेंगे तो गलत है। फिजिकल बिहेवियर भी देखते हैं और केमिकल बिहेवियर भी देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या देखा जाता है, तो उन फिजिकल और केमिकल चेंजेस में होने वाले जो लॉ हैं, जो उन फिजिकल और केमिकल चेंज को गवर्न करते हैं, उसके बारे में भी इस ब्रांच में हम लोग देखते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ना इतना। अब यहां पर एक वर्ड आया है क्या, मैटर। केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ जो होता है इसका क्या है, तो पदार्थ या मैटर, पदार्थ किसे कहते हैं, तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है,
और जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप मैटर, या ऐसे लिख लो एनीथिंग विच occupy space and having its own mass called मैटर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा समझ गए, जो क्या काम करेगा, स्पेस घेरेगा और क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा, मास होगा। एक धरती पर लगभग जितना चीज है सबका सब क्या होता है, मैटर ही है, पदार्थ ही है। ठीक है, उस पदार्थ में अगर हम लोग देखें रे का मतलब क्या होता है, किरण। तो किरण जो होती है यह स्थान घेरता है लेकिन इसका कोई मास नहीं होता है। तो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो याद रखेंगे प्रकाश जो है, किरण जो है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, केवल वो स्थान घेरता है, इसलिए वो पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। आई बात समझ में? तो रे जो होता है वह मैटर नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो पदार्थ जो है इसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो कैसे करोगे, तो मैटर को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक फिजिकल इसका ग्रुप हो जाएगा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का, एक हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, इसमें इसके तीन रूप हो जाते हैं, ऐसे 5 लिख देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है इसके बेसिस पर दो कर देते हैं, प्योर एंड मिक्सचर, या इम्प्योर भी लिख सकते हैं। प्योर जो है इसका दो वर्ग कर दो, एक हो जाएगा एलिमेंट और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। एलिमेंट में भी 3 हो जाएगा, मेटल, नॉन मेटल्स और तीसरा मेटेलॉइड्स। कंपाउंड में 2 हो जाएगा, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक। मिक्सचर में 2, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
हो गया। तो मैटर का क्लासिफिकेशन कितने रूप में हुआ, पहला उसका फिजिकल और दूसरा केमिकल चेंज, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन था ये, चेंज और क्लासिफिकेशन में अंतर है। चेंज किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछे कि फिजिकल चेंज किसे कहोगे तो क्या कहोगे, व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो वैसा चेंज जो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, चेंज हो जाए। और जैसे पानी जो होता है, तो पानी का चेंज जो होता है उसको हम लोग त्रिक बिंदु पर कहते हैं। त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट पर, यानी त्रिक बिंदु क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट, वैसा तापमान जिस पर कोई मैटर तीनों अवस्था पर आ जाए, सॉलिड में भी आ जाए, लिक्विड भी आ जाए, गैस भी आ जाए, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, हिंदी में कहते हैं त्रिक बिंदु। तो पानी का बर्फ बनना, बर्फ का या फिर पानी का भाप बन जाना, ठीक है, और फिर वेपोराइज होकर के कंडेंस हो जाना, फिर लिक्विड में बदल जाना, और कंडेंस होकर के फिर उसको लो टेम्परेचर दे तो सॉलिड में बदल जाना, ये सब क्या होता है, फिजिकल चेंज में आता है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक जो होता है इरिवर्सिबल, चेंज हो गया तो नहीं बदलेगा, ठीक है, चेंज हो जाए, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध का दही में बदल जाना, बर्निंग ऑफ कैंडल, नॉट मेल्टिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर पूछे मेल्टिंग ऑफ कैंडल तो क्या कहिएगा, फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का पिघलना जो है वो कौन सा चेंज है, फिजिकल। और बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वह कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पदार्थ के कितने रूप हो गए, तीन, पहला चार हो गए, पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो पहले इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे कहें कि सॉलिड किसे कहोगे, व्हाट इज सॉलिड, जिसको ठोस कहते हैं, सॉलिड कहो या ठोस कहो, तो ठोस में एक लाइन में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, या हिंदी लिखना होगा लिख सकते हो निश्चित आकार, निश्चित आकार और निश्चित आयरन, निश्चित आयतन, निश्चित आयतन, ठीक है। सॉलिड किसे कहेंगे, जिसका शेप भी फिक्स हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो। शेप समझ रहे हो, आकार, और वॉल्यूम समझ रहे हो, उसके आकार को नहीं बदला जाए, जहां पर वो रहेगा उतना दूर वो जगह कवर करेगा। तो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। सॉलिड की एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, तो सॉलिड में आप लोगों का क्या आ सकता है, जैसे आयरन है, लोहा है, सॉलिड है, लकड़ी जो है, वुड, यह सॉलिड है आपका, या फिर और भी जितने सारे चीज हैं, जितना चीज आपका हो जाएगा, जैसे आपका कॉपर हो जाएगा, ठीक है, यह सब किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है, ठोस में आ जाएगा। लिक्विड जो होता है, उस लिक्विड को आप क्या कहिएगा, लिक्विड को कहिएगा अनफिक्स, या पहले फिक्स वाला लिख लो, लिखना फिक्स वॉल्यूम एंड अनफिक्स्ड, अनफिक्स्ड शेप, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा वह क्या होगा, फिक्स होगा, और आकार फिक्स नहीं होगा। पानी को गिलास में रखो, गिलास के आकार का, कटोरा में रखो, कटोरा के आकार का, लोटा में रखो, लोटा के आकार का, ठीक है। तो उसका शेप कुछ जो होता है फिक्स नहीं होता, लेकिन जितना स्थान वो घेरेगा वो क्या होता है, फिक्स्ड हो जाएगा। तो एग्जांपल में इसमें लिख लेता हूं, वाटर, मिल्क, वाटर, मिल्क, ऑयल, ऑयल एक्सेट्रा। और गैस किसको कहिएगा, शेप और वॉल्यूम दोनों अनफिक्स, तो लिखिएगा अनफिक्स शेप एंड वॉल्यूम, जिसका आकार और जिसका आयतन दोनों अनिश्चित हो, अनफिक्स हो, उसको क्या कहा जाएगा, गैस कहा जाएगा। क्लियर है। यानी इसी अनफिक्स वॉल्यूम के कारण गैस में एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रेस किया जा सकता है। क्या किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जा सकता है, ठीक है। केवल गैस को, लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, बट हाइड्रोलिक पावर्स में लिक्विड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक अगर पूछा जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक में किस पदार्थ का उपयोग होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो क्या कहिएगा, लिक्विड कहेगा। जितने सारे हाइड्रोलिक ब्रेक है, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे ट्रेन का हो, सब जगह किसका उपयोग किया जाता है, लिक्विड का। और सबसे मजबूत ब्रेक किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक को ही कहते हैं। उसमें ऑयल का यूज किया जाता है जो कि लिक्विड होता है। बाइक भी आप चलाते हैं तो जो ब्रेक लेते हैं उस पर देखिएगा ऊपर में हाइड्रोलिक ऑयल भरा रहता है, वो क्या काम करता है, हाइड्रोलिक का कार्य करता है। आई बात समझ में।
लेकिन गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जैसे एलपीजी गैस है, उसको सिलेंडर में क्या करके भरा गया, कंप्रेस करके भरा गया। सीएनजी है तो सीएनजी तो नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है गैस में एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने सारे गैस हैं वे क्या हो सकते हैं, तो संपीड़ित। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संपीड़ित। संपीड़ित मतलब उसको कंप्रेस किया जा सकता है, बाकी इन दोनों को कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा। आई बात समझ में? गैसों का विसरण होता है, हाँ गैस का विसरण होता है, पानी का ऑस्मोसिस होता है। इसमें याद रखना हो तो लिख लेंगे, इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मीनिंग परासरण, परासरण। और गैस जो होता है इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन, विसरण। गैसों में होता है डिफ्यूजन, विसरण, और पानी में क्या होता है, परासरण। ठीक है, विसरण और परासरण को क्या कहिएगा, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यदि जल बहे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस। और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यदि गैस बहे तो उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। तो पानी में ऑस्मोसिस, गैस में डिफ्यूजन। ठीक है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उस चौथी अवस्था को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में लिखिएगा, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर at which the molecule of atom ionized at high temperature and converted into गैस, एंड कन्वर्टेड इनटू गैस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था जिसमें उच्च तापमान पर किसी परमाणु के अणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। हो गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सूर्य में प्रकाश का होना, तारों का चमकना, बादल का चमकना, लाइटनिंग, या CFL बल्ब का जलना, या फिर मरकरी ट्यूब का जलना। मरकरी ट्यूब का जलना, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, प्लाज्मा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा मतलब क्या, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। प्लाज्मा क्या होगा, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। अब जैसे आप मरकरी देखे होंगे तो कई बार मरकरी को नाटक ओटक में भी यूज किया जाता है। नाटक में मरकरी को क्या करता है, सब देह पर तोड़ता है। ठीक है, तो यूज्ड मरकरी वो सब रहता है, जनरली फ्यूज, नया तो लेकर के आएगा नहीं। अब एक नया मरकरी आप दुकान से खरीदें और उसको तोड़िए तो केवल क्या होगा, कांच के टूटने की आवाज आएगी, केवल लगेगा कि ग्लास टूट रहा है। लेकिन वही मरकरी अगर उपयोग में ला लिया गया है, यूज हो गया है, और यूज होने के बाद वो फ्यूज हुआ है और उसको आप तोड़िए तो कांच के टूटने के साथ साथ एक डब की आवाज आएगी, लगेगा कि कुछ गैस इसमें से बाहर निकल रहा है, जो कि अनयूज्ड मरकरी ट्यूब में नहीं होगा। तो उसमें क्या किया जाता है, प्लाज्मा स्टेट जो होता है चौथी अवस्था है, जिसमें किसी पदार्थ को किसी ट्यूब में या किसी सब्सटेंस में रखा जाएगा, और जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो उस पदार्थ का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड होकर के किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लो करना शुरू कर देगा। अब सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन का रूपांतरण किस में होता है, हीलियम में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में जो रूपांतरण हो रहा है वह भी किस रूप में हो रहा है, प्लाज्मा के रूप में हो रहा है, जिसके कारण सूर्य में रोशनी है। तारे जो चमकते हैं, प्लैनेट्स में रोशनी होती है क्या, ग्रह में नहीं होता है। चंद्रमा में रोशनी है क्या,
नहीं है, तो सैटेलाइट्स में भी नहीं होता है, जबकि तारों में खुद की रोशनी होती है क्योंकि तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। आई बात समझ में? तो तारों का चमकना, सूर्य का चमकना, लाइटनिंग, जो बादल कड़कता है, तो बादल कड़कता है तो उससे भी जो प्रकाश निकलता है वो भी किस कारण से निकलता है? प्लाज्मा के कारण से। CFL बल्ब जो ग्लो करता है या मरकरी ट्यूब जो ग्लो करता है वो सब प्लाज्मा है। पांचवी अवस्था जो होती है इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में कहते हैं BCE। ओ BEC ना, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, दिस स्टेट ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, दिस स्टेट ऑफ मैटर was given by सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। पदार्थ की इस अवस्था के बारे में, पदार्थ की इस अवस्था के बारे में, पदार्थ की इस अवस्था के बारे में सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, शॉर्ट में SN बोस भी लिख सकते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस एवं एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो BEC उन्हीं के नाम पर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो गैस है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसका आविष्कार सत्येंद्र नाथ बोस ने, उन्हीं के नाम पर इस गैस का नाम दिया गया। कौन सा गैस था? बोसोन गैस। इसमें क्या किया जाता है इसको समझिएगा, एक पॉइंट लिखो, पहले लिखना, व्हेन वी टेक one molecules of a gas from its 1 lakh molecules, ब्रैकेट में लिख लेना बोसोन, and supercool it at एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना -273 डिग्री सेल्सियस, देन द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ, ऐसे लिखना, मूवमेंट ऑफ चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टॉप्ड। दिस स्टेट इज नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, जब हम किसी गैस के एक अणु को उसके 1 लाख अणुओं से, उसके 1 लाख अणुओं से निकालकर उसे परम शून्य, ब्रैकेट में लिखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं, तब उस गैस के आयनों में गति रुक जाती है,
गति रुक जाती है। अब फिर दूसरा कुछ निकलेगा ठंडा करते हैं, उसके बाद क्या था, तब उस गैस के आयनों में, तब उस गैस के आयनों में गति रुक जाती है, रुक जाती है, कॉमा, यह अवस्था बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, बीईसी कहलाती है, बीईसी कहलाती है, हो गया। अब इसको समझना, देखो दो वैज्ञानिक थे, पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस फ्रॉम इंडिया, और दूसरे कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन फ्रॉम, कहाँ के थे, अमेरिकन थे, हाँ जर्मन के थे, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दो वैज्ञानिक मिलकर के क्या किए, रिसर्च किए, किस पर, तो एक गैस इन लोगों ने चुना, कौन सा गैस था वो, बोसोन, ठीक है, बोसोन कहो, इसी गैस का उपयोग किया था गॉड पार्टिकल खोजने में, हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल जो खोजा गया था किस गैस से, हिग्स बोसोन से, यही था, ठीक है। तो कौन सा गैस लिया उन लोगों ने, बोसोन गैस लिया, और इस बोसोन गैस के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल्स को चुना, एक मॉलिक्यूल को, फ्रॉम 1,00,000 से एक मॉलिक्यूल को इन लोगों ने चुना बोसोन गैस का, और उसे क्या किया, एक जगह संपीड़ित किया, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 273 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, यह तापमान देना संभवतः पॉसिबल नहीं है, जनरली हम लोग ये तापमान किसी पदार्थ पर दे भी नहीं सकते हैं, ठीक है। दे दिया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे जिससे वो बना होगा, अब कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन लिविंग भी है, तो उसके बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहे हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स का जो गति होगा, मूवमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोसोन गैस के 1,00,000 अणुओं में से एक अणु को चुना, और उसे -273 डिग्री तापमान पर क्या किया, सुपर कूल किया, ठंडा किया, तो क्या पाया, अब ये जो अणु है, उस अणु में भी क्या होगा, अब बोसोन गैस है तो इसमें भी होगा ना जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो इसकी बाहरी कक्षा पर घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वो क्या हो गई, रुक गई, थम गई, उसी अवस्था को क्या कहा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पदार्थ का कितना स्टेट हो गया, यही बोसोन गैस, केवल ओनली बोसोन गैस में ही यह स्टेट देखा गया, उसके बाद इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं है। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। एक जनेवा में एक अभी संधि हुई थी, उस जनेवा के संधि में बनाया गया था लार्ज हेटरल कोलॉइडल, दुनिया का सबसे बड़ा मशीन कौन सा है, लार्ज हेटरल कोलॉइडल, उसमें गॉड पार्टिकल्स को क्या करा गया था, टकराया गया था। तो गॉड पार्टिकल्स में किसको टकराया गया था, यही बोसोन गैस को टकरा करके दिया गया, हिग्स बोसोन गैस को किया गया। मशीन का नाम याद रखना है क्या, लार्ज हेटरल कोलॉइडल, कहां पर, जनेवा में, गॉड पार्टिकल के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये 3-4 क्लियर हो गया। सॉलिड किसे कहेंगे, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड किसे कहेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, शेप क्या होगा, अनफिक्स होगा। गैस किसे कहेंगे, शेप भी अनफिक्स, वॉल्यूम भी अनफिक्स। प्लाज्मा किसे कहेंगे, तो जब किसी सेमी लिक्विड सबस्टेंस को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो प्लाज्मा किस रूप में बदल जाता है, गैस के रूप में बदल जाता है, वह अवस्था क्या कहलाएगी, प्लाज्मा कहलाएगी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी समझ गए, बोसोन गैस के एक मॉलिक्यूल्स को -273 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा करना, इसके मॉलिक्यूल्स के में जो मूवमेंट हो रहा है उसका रुक जाना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। तो ये क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा आ जाओ क्या, रासायनिक क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या किया गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है पदार्थ को। पहला क्या है, प्योर, दूसरा क्या है, मिक्सचर, ठीक है। प्योर मतलब शुद्ध और मिक्सचर मतलब मिश्रित, ठीक है। तो शुद्ध रूप से जो भी पदार्थ हैं उनको 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, एलिमेंट्स है, और दूसरा क्या है, कंपाउंड्स है। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जितने सारे 118 आप चीजों को देख रहे हैं वो सब क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स जो होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है।
आई बात समझ में? तो एलिमेंट्स किसे कहिएगा? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल्स। इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, जबकि इन एलिमेंट्स से क्या बनता है? कंपाउंड। हिंदी वाले को दिक्कत हो रहा हो तो एलिमेंट्स को तत्व कहते हैं, ठीक है, और कंपाउंड को क्या कहते हैं? यौगिक। एलिमेंट्स को तत्व, कंपाउंड को यौगिक। तो एलिमेंट्स से क्या बनता है? कंपाउंड। आई बात समझ में? और कंपाउंड का सिंबल नहीं होता, इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? जैसे पूछे आपसे आयरन Fe क्या है, तो क्या कहोगे? एलिमेंट कहोगे। अब कहेंगे आयरन का ऑक्साइड बनवा दो कुछ, FeSO4 क्या हो जाएगा? कंपाउंड। H2 क्या हो जाएगा? H2 ये क्या है? एलिमेंट की कंपाउंड। एलिमेंट O2 क्या हो गया? कंपाउंड। क्या बन गया? H2O। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ठीक है। Ca क्या है? एलिमेंट प्लस O क्या बन गया? CaO क्या बना गया? कंपाउंड बन गया। तो एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल होता है। कंपाउंड का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? एलिमेंट का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है? मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाट। एलिमेंट को लिख लो एक लाइन, फिर मेटल नॉन मेटल में आते हैं। एलिमेंट लिख करके डैश दे करके लिखिएगा। तत्व हिंदी में कहते हैं एलिमेंट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, purest form of matter which is denoted by symbols, which is denoted by symbols, comma, total numbers of known element, total numbers of known element is 118. टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट इज 118। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पदार्थ का शुद्धतम रूप, पदार्थ का शुद्धतम रूप जिसे सिंबल से, सिंबल SYMBOL, सिंबल या संकेतक, सिंबल से दर्शाते हैं, सिंबल से दर्शाते हैं, कॉमा, कुल तत्वों की ज्ञात संख्या 118। कुल तत्वों की ज्ञात संख्या 118 है, 118 है। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो, जितना मन करे सब लिख लो। AU, AG, CU, ZN हो गया। और दूसरा लिखिएगा। अब एलिमेंट्स में पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर कंपाउंड्स में आते हैं। अब एलिमेंट्स में पहला क्या है? मेटल। मेटल को क्या कहते हैं? धातु। दूसरा क्या है? नॉन मेटल, इसको क्या कहेंगे? अधातु। मेटलवाइड को क्या कहेंगे? उपधातु। ठीक है। तो पहला लिखिएगा मेटल, धातु। मेटल, मेटल धातु। धातु का क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी इसमें याद रखना है, क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ठोस, कमरे के तापमान पर ठोस। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मरकरी, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मरकरी। अपवाद में, हाँ, एक्सेप्शन में, अच्छा एक्सेप्शन लिखना भूल गए, अच्छा लिख लो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में मरकरी, कमरे के तापमान पर ठोस, अपवाद में मरकरी। दूसरा लिखिएगा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। तीसरा इसकी विशेषता क्या है? मैलिएबल। मैलिएबल, मैलिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। अघात वर्धनीय, अघात वर्धनीय, मैलिएबल।
चौथा प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा डक्टाइल, तन्य। पांचवा प्रॉपर्टी लिख लो सोनरस। सोनरस माने आवाज लिख देते हैं, समझ जाना, आवाज। ठीक है, तो मेन और क्या हो सकता है? हाँ, लश्चरस, हाँ, चमकीला। ये सब धातु का क्या है? गुण है। ठीक है, पहला इसमें क्या लिखा है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कमरे का तापमान का मतलब क्या? कितना डिग्री? लगभग 30 डिग्री, 20 डिग्री। 20 डिग्री तापमान पर यह क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत का क्या करेगा? प्रवाह करेगा। अब जैसे यह क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ऊष्मा और विद्युत का यह क्या कर रहा है? प्रवाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। इसके बाहरी कक्षा में क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करता है, कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम जैसे देख लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर 2, 8 और 1। तो ये आउटर ऑर्बिट पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे 2, 8, 1 लिखे हैं ये आप लोगों को आगे बताया जाएगा, किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लियर है? तो बाहरी कक्षा पर एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। तो क्या लिखा है? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लोहा को एक आयरन रॉड लो और ये सिरा उसका क्या करो? गर्म करो, और इधर पकड़े रहो। 2-4-5 मिनट के बाद इधर का हाथ झोकर जाएगा एकदम। ठीक है, यानी यहाँ से हीट जो है वो प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंच गया? इधर आ गया है। समझ में आ रही है बात? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा क्या है? मैलिएबल। मैलिएबल मतलब उसको खूब गर्म किया जाए और गर्म कर करके पीटा जाए तो किस में बदल जाएगा? सीट में बदल जाएगा, चादर में बदल जाएगा। तो मैलिएबल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तार में बदलना। ठीक है, तार, वायर में बदल जाना, क्या कहलाता है? डक्टाइल। गर्म करके पीटा जाए और उसको खींचा जाए तो किस में बदल जाएगा? तार में। आई बात समझ में? किस में बदलेगा? तार में बदलेगा। सोनरस मतलब पीटने पर टन टन का आवाज आएगा। कैसा आवाज आएगा? आपको पीटने पर आता है? नहीं आता है? तो आप लोग क्या है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल है। चिल्लाने का आवाज आता है ना, टन टन का आवाज नहीं आता। तो सोनरस मतलब आवाज आएगा टन टन का। घंटी जो स्कूल में बजता है वो क्या है आपका? टन टन का आवाज आएगा। लश्चरस मतलब क्या होता है? चमकीला। ठीक है, ये क्या करेगा? शाइनी होगा, चमकेगा। ये सब क्या हो जाएगा आपका? मेटल। क्लियर है? एग्जाम्पल में सब हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। सब आपका क्या है? मेटल है। मेटल का चचेरा भाई नॉन मेटल, अधातु। हाँ, अपना भाई की चचेरा है, सौतेला कर रहा है। नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातु को कैसे क्या कहोगे? उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? लिख लेना, गैस, गैसियस स्टेज एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर कैसा होगा? गैसियस स्टेट में हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लेना एक, तो छोड़ दो, मत लिखो। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, इंसुलेटर ऑफ, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जितने सारे गैस हैं, ये लाइन लिखाने का मतलब आपको याद रहना चाहिए, जितने भी गैस हैं सब गैस क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसलिए लिखे हैं, लिखना है इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नॉन लश्चरस, चमकीला नहीं होगा। नॉन सोनोरस, टन टन का आवाज नहीं आएगा। नॉन डक्टाइल, एग्जाम्पल में लिख लेना ऑल गैसेज, ऑल गैसेज, ऑल गैसेज, सभी गैस।
सभी गैस किस में आ जाएंगे? अधातु में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब यहां पर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कहा जाता है आपका क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। लिख लेना, यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट, जिसका प्रयोग हम लोग बचपन में खूब करते थे पेंसिल में, और उसमें एनसीईआरटी की किताब में लिखा रहता था कि पेंसिल के दोनों किनारों को छिल करके उसे कभी भी विद्युत के प्लग में ना लगाएं। हम लोग जानबूझ के करते थे। क्या करते थे? पेन का कैप निकाल के लगा लेते थे एक साइड में, इधरों छिल दिया इधरों छिल दिया, पेन का कैप लगा के छूते थे, देखो टेस्टर बन गया। ठीक है, तो खुराफात हम लोग करते थे खूब। तो क्या होता है आपका पेंसिल के नीब में क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, कार्बन का क्या है? अपरूप है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का कोई अपरूप विद्युत का क्या करता है? कंडक्शन नहीं करता है। केवल कौन करता है? ग्रेफाइट। अब क्यों करता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बता देंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें पता चल जाएगा ये क्यों कंडक्ट करता है। आगे है नन लस्टरस, मतलब चमकीला नहीं होगा। नन सोनरस, आवाज भी नहीं होगा। नन डक्टाइल, तार में नहीं बदलेगा, गर्म करके पीटोगे टूट जाएगा, लकड़ी होगा तो जल जाएगा। जितने सारे गैस हैं सब नॉन मेटल है। लास्ट लिखिएगा तीसरा, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, इसको क्या बोलोगे? उप धातु। लिखिएगा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिटिल अमाउंट। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिटिल अमाउंट। यह विद्युत की कम मात्रा को प्रवाहित करता है। यह विद्युत की कम मात्रा को प्रवाहित करता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे? सिलिकॉन और एग्जीमुथ, एल्युमिनियम नहीं होगा, एग्जीमुथ, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कौन सा मेटलॉइड प्रयोग में आता है? तो कौन आता है? सिलिकॉन आता है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या लिखा कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन तनी मनी करेगा, टीनी अमाउंट में करेगा, लिटिल अमाउंट में करेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकता है। ज्यादा कर देगा तो वो सबस्टांस जल जाएगा। जैसे विद्युत उपकरण को अगर आपको बांटना हो तो कितने वर्गों में बांट सकते हो? 2 वर्गों में। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जितने सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं सब में किसका प्रयोग करा जाता है? मेटल का, धातु का। और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसका, मेटलॉइड का, उपधातु का। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सबस्टांस को बहुत कम मात्रा में ऊर्जा चाहिए, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे तो भड़क जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में क्या क्या आ जाएगा? मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे कंप्यूटर का परिभाषा 6ठी क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, तो पहला बार कंप्यूटर सिलेबस में आया था 6th क्लास में। तो उसमें हम लोग परिभाषा रटते थे। 50 नंबर का पेपर होता था एग्जाम स्कूल में, इसमें हम लोग कंप्यूटर का क्या परिभाषा रखते थे? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके आगे याद कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसके आगे का जो लाइन होता था, क्या क्या होता था? इट सीपीयू जो होता है प्रोसेसिंग मशीन होता है, उसके बाद आउटपुट मॉनिटर को वो देता है तो वो स्क्रीन पर शो करता है। वो कभी याद नहीं हुआ, बस लाइन एक लाइन याद होता था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो उससे याद कर लो क्या? यह कंप्यूटर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसका प्रयोग होगा? मेटलॉइड्स का। या फिर एटीएम मशीन भी जो है वह कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है,
आई बात समझ में। और इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन में। आपका एटीएम कार्ड, उस पर देखिएगा पीला रंग का एक चिप रहता है, वो चिप क्या है? सिलिकॉन है। ड्राइविंग लाइसेंस पर देखिएगा पीला रंग का एक चिप रहेगा, वो क्या है? सिलिकॉन है, ठीक है। और वो क्या करता है? एक लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है और उससे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराता है। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक में क्या क्या आएगा? जिसको हेवी अमाउंट में एनर्जी चाहिए और उसको मोटर वगैरह का फंक्शन कराना है, जैसे अगर आपका रेफ्रिजरेटर घर में है, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। स्टेबलाइजर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। समझ में आएगा। फैन जो होगा वो सब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में किसका प्रयोग होगा? मेटल्स का, धातु का होगा। तो धातु को तो एकदम प्रचुर मात्रा में एनर्जी चाहिए, ठीक है, और उसको कम मात्रा में चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इतना में? यहां तक क्लियर है ना? कहां तक हो गया? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब देखो कंपाउंड कितने तरह के हैं? दो तरह के। पहला क्या है? ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड में लिखना, कंपाउंड लिख के डैश देना। कंपाउंड, it is the group of two or more than two element, two or more than two element। यह दो या दो से अधिक तत्वों का समूह है, तत्वों का समूह है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट इज डिफाइंड बाय केमिकल फॉर्मूला। इट इज डिफाइंड बाय केमिकल फॉर्मूला। इसे रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। हो गया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो एग्जाम्पल में जो मन करे लिख लो। H2SO4, CuSO4, FeSO4, H2O, CO2, सब हो जाएगा। समझ गए? जो जो किससे बनेगा? एलिमेंट से बनेगा, वह क्या होगा? कंपाउंड होगा। चलो नेक्स्ट लिखना होमोजीनियस। ये बचा है ना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में लिखना डैश देके ऑर्गेनिक। इसमें पहला है ऑर्गेनिक, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक। कार्बनिक, अंग्रेजी में ऑर्गेनिक, हिंदी में कार्बनिक। तो ऑर्गेनिक में लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन द्वारा निर्मित होते हैं। हाइड्रोकार्बन द्वारा निर्मित होते हैं, कॉमा, दे आर बायोडिग्रेडेबल। दे आर बायोडिग्रेडेबल। ये जैव अपघट्य होते हैं। दूसरा लिखना इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। These are formed by polymers. These are formed by polymers. ये पॉलीमर द्वारा निर्मित होते हैं। They are non-biodegradable. They are non-biodegradable. ये जैव अपघट्य नहीं होते। जैव अपघट्य नहीं होते। आई बात समझ में? यानी जिसमें कार्बन नहीं है, एग्जाम्पल में क्या प्लास्टिक हो जाएगा, जिसमें इसमें कार्बन नहीं है, जैसे वाटर H2O, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। क्या नहीं है? यहाँ पर कार्बन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो CO2, कार्बन है, बोलो ना जी, है, तो यहाँ क्या होगा? ऑर्गेनिक हो गया। H2SO4, कार्बन है, नहीं है, क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया। C2H5SH, इथाइल मरकेप्टेन, कार्बन है, और क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। तो किसी भी रासायनिक सूत्र को देखिएगा, अगर कार्बन दिख जाए तो ऑर्गेनिक,
कार्बन नहीं दिखे इनऑर्गेनिक। हाइड्रोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेन कार्बन रहना चाहिए। कार्बन है ऑर्गेनिक, कार्बन नहीं है इनऑर्गेनिक, याद रहेगा। ये याद रखना चाहिए आपको। C2H5 दो चार हजार बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। इसको क्या कहते हैं? इथाइल मार्केप्टेन। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो एलपीजी गैस में स्मेल डालने के लिए, ठीक है। एलपीजी गैस में स्मेल किससे डाला जाता है? C2H5 से, ताकि वो वोलाटाइल गैस है, विस्फोट करेगा तो आग लगा देगा, इसलिए क्या किया जाता है? उसको लीकेज हो तो पता चल जाए, इसके लिए उसमें ये मिला दिया जाता है स्मेल डालने के लिए। क्लियर है? टू गिव ए स्मेल इन एलपीजी गैस वी यूज C2H5। चलो ये दोनों क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब देखो यहाँ पर मिक्सचर है, तो मिक्सचर में दो है, एक है क्या आपका होमोजीनियस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। क्या कहेंगे? समांग मिश्रण। और हेट्रोजीनियस, इसको क्या कहेंगे? विसमांग मिश्रण। क्लियर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग यदि कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। तो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या डिफाइन कर सकते हो? द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लिख लो मन करे तो। सॉल्यूशन लिख के डैश देना, सॉल्यूशन लिख के डैश देना, विलयन सॉल्यूशन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे विलायक, विलायक ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्वेंट एवं विलेय ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्यूट, सॉल्यूट का एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाना, एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाना, घुल जाना क्या कहलाएगा? विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल में जितना हो जाएगा, चीनी पानी का घोल, चीनी नमक का घोल, सब क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में पूरे तरीके से नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे बालू को पानी में घुलाओ, 3 जन्म घुलाओगे नहीं घुलेगा। सीमेंट को पानी में घुलाओ, कभी नहीं घुलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में नहीं घुले, या फिर डेंसिटी जो है जब फुल हो जाएगा किसी भी लिक्विड का, तो उसमें सॉल्यूट कभी नहीं घुलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। आई बात समझ में? तो पदार्थ का यही क्लासिफिकेशन था। अब सिलेबस लिख लीजिए, आपको पूरे केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। सिलेबस, इंट्रोडक्शन इतना ही था केमिस्ट्री का बेसिक। सिलेबस लिखिएगा, पहला चैप्टर लिखिएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में कहेंगे इसको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा चैप्टर लिखिएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं नमक, वही बतिया इससे हम। तीसरा लिखना मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। चौथा लिखिएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।
तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पांचवा लिखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज and their conservation प्राकृतिक रिसोर्स को क्या बोलते हैं? संसाधन, बट स्रोत बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण। छठा लिखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हो गया, लिख लिए? सातवां लिखिएगा बात करिएगा तो लिखे में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी लिखो। 10 सबको एक साथ लिखवा देते हैं ना। हो गया, सातवां लिखिएगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आठवां लिखिएगा रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में लिखिएगा रेडियो धर्मिता। नाइन में लिखिएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिकीय रसायन। 10 में लिखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। 11 में लिखेंगे ग्लास, सीमेंट, सैंड, हिंदी में लिखेंगे कांच, सीमेंट तथा बालू। बस 11 चैप्टर पढ़ लेना है। हाँ? केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, नेचुरल रिसर्च में सब कर देंगे। चलो हो गया, कोई दिक्कत? अभी तो पूरा दिखते हुए हैं, अभी 11 को चैप्टर पढ़ना है तो पूरा दिखते ना है। मेन सब मेन है, एको हम नहीं, अमेन एको नहीं लिखे हैं। अब पूरा पढ़ लेंगे हम लोग।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें मेटल नॉन मेटल, और लिख लो VVI लिख लो, उसको 2-4-10,000 बार पढ़ लेना। हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल को VVI लिख लो। दूसरा कार्बन कंपाउंड को कर लो, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर कर लो, ग्लास सीमेंट सैंड। उसके बाद 8 नंबर कर लो, रेडियो एक्टिविटी। केमिकल बॉन्डिंग सब नहीं पूछता है, लेकिन स्टंट मारने के लिए पढ़ाना पड़ेगा। सिलेबस में ना तो बाद में कहोगे पढ़ाई भी नहीं की, इसलिए पढ़ाना पड़ेगा, पूछता वछता नहीं है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिए हो ना? हाँ, उसके बाद पहला चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, बात खत्म। अब पीटी भी है जी, बोले नहीं सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल भी है, सब इंपॉर्टेंट है, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब 11 को अब इसमें और भी चाहे तो अभी बहुत सारा चीज है जो आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब अल्केन अल्काना एल्केन ये सब पढ़वे पूछवे नहीं करता है, तो सब हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है वहाँ पर नहीं टच कर रहे हैं, जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो सबको पढ़ लेना है। और दूसरी बात कि जितना केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है घटना चक्र में, तो इस चैप्टर को दिया ही नहीं है। आप खोजिएगा तो घटना चक्र में केमिकल, तो पढ़ लेंगे हम लोग, लिखाए हैं तो छोड़ेंगे नहीं उसको भी, ठीक है। ताकि क्वेश्चन है तो वो छूटे नहीं आपका। और जितना क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है, ईश्वरीय कृपा होता है कि वो आपके क्लास नोट्स से रहता है हर बार, इसलिए क्लास नोट्स को एकदम खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। इस बार भी जो क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देते हैं अभी कुछ देर में, जो हुआ है इसमें BPSC असिस्टेंट का, और उसमें केमिस्ट्री पिछला बैच का नोट्स होगा आप लोगों के पास? नहीं होगा, तो अब पहला बार आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। बायोलॉजी का तो नोट सभी के पास है, पूरा पढ़ा है, टोटल क्वेश्चन मिला लेना, एक भी मेरे कॉपी से बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। केमिस्ट्री एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, फिजिक्स एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, 40 का 40 क्वेश्चन एकदम कॉपी से। इसलिए आप लोगों के बैच को नहीं पढ़ाए हैं, तो आप लोग नहीं पढ़े, वो आप लोगों का गलती है। पढ़ाए थे हम, तो 12 क्लास लिए थे ना केमिस्ट्री का, वो कम है। 12 क्लास को आप लोग हल्के में ले रहे हैं जी। समझ गए? इसलिए क्लास नोट्स खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वो छोड़िएगा मत। पूरा जितना क्लास नोट्स उतना पढ़ करके जाइएगा। अगर 30 प्रश्न पूछे, 40 प्रश्न पूछे, सब बन जाएगा, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? सब लोग? कौन कौन नहीं कर रहा है इसमें? निठल्ला कौन कौन है? हाथ उठाए। उंगली उठाने नहीं बोले, हाथ उठाने बोले हैं। एक और ईमानदार बच्चा हाथ उठा के 2 3 4 5, संख्या बढ़ रही है। अच्छा, जो बच्चे हाथ, आप भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं उन लोगों को क्या 72वीं BPSC देना है? 69 देना है? अच्छा, किसे किसे 69 इसमें नहीं देना है उसको कल से क्लास में नहीं बैठाएंगे। आप लोगों को नहीं देना 69? कौन सा देना है? 71? तब तो कछुआ के चाल से चलो, उससे भी धीरे कोई चलता होगा, उस चाल से चलो। कछुआ से धीरे कोई चलता है, उससे चलो, उस चाल से। पढ़ लो मन लगा करके, और जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म कर लो, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो, और एग्जाम में जब पेपर देने बैठे तो लगे कि क्या बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है। कट ऑफ अगर 100 जाए तो नंबर 115 रहे, यानी कट ऑफ से 10 नंबर फालतू। पीटी में ये रहना चाहिए। और आपको हम अतिशयोक्ति में ये बात नहीं कर रहे हैं, लाया है स्टूडेंट लोग, माने हर बार वो पीटी दे करके आया, मेंस में लग गया। ही नहीं कि वो वेट करेगा कि हम बाउंड्री लाइन पर है, हमारा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका पीटी जो है, देखिए 123 नंबर आया था। बहुत सारे बच्चे, एक दो को नहीं है, माने कट ऑफ अगर 100 जा रहा है तो 120 नंबर ले आ रहा है, 125 नंबर ले आया। कैसे लेके आ रहा है? तो इन्फॉर्मेशन रोज एक सेट बना रहा है। तो आप भी जब कुछ दिन पढ़ाई कर लें तो प्रत्येक दिन 2 सेट मारो। सुबह में बेड से उठो तुरंत 150 क्वेश्चन का एक सेट, रात में सोने से पहले 150 क्वेश्चन का एक सेट। देखना है जितना धरती का सब क्वेश्चन बना जाओगे। पहला बैरियर तुम्हारे पास प्रीलिम्स का है, वो अगर नहीं ठीक किए तो मेंस तो कथा कहानी जो उधर चल रहा है वो कथे कहानी में रह जाएगा, मेंस में बैठने का भी भाग्य नहीं मिलेगा। तो पहला तो है पीटी निकाल लो, तब जाकर के हर एक बार प्रीलिम्स आपका निकल गया तो आपका लेवल आ जाता है। फिर खाली करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, हर बार पीटी निकलेगा।
हर बार पीटी निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे परिचित ऐसे हैं जिसको पीटी के लिए पढ़ना ही नहीं पड़ता, वो खाली करंट देख लेता है, चल जाता है, पीटी देके आता है, पीटी निकल गया, और हर बार टोटल नंबर से 20 नंबर 10 नंबर फालतू लेकर के आता है। इसलिए जितना अधिक आप एमसीक्यू करिएगा, बनाइएगा, उतना प्रीलिम्स के नजदीक जाइएगा, और एमसीक्यू से भागिएगा 10 कदम, प्रीलिम्स आपसे 20 कदम भागेगा। इसलिए डेली एमसीक्यू बना लेना है। थोड़ा सा सिलेबस जब आप पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी तो पढ़ ही लिए, तो पॉलिटी में जितना सारा धरती का क्वेश्चन है सब बना जाओ, केमिस्ट्री में जितना सारा धरती का क्वेश्चन है सब बना जाओ, कहाँ से उठाएगा, बायोलॉजी है उसका बना जाओ, कहाँ से उठाएगा क्वेश्चन, बचेगा ही नहीं उसके पास क्वेश्चन, वही पूछेगा घुमा फिरा करके। जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4 पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, 4 पीसीएस का जितना प्रीलिम्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर लगभग 10 साल का, वो बना जाइए। 10 साल का बना जाइएगा, 4 पीसीएस का, गारंटी है बीपीएससी 60% क्वेश्चन रिपीट करेगा वहां से, नया नया क्वेश्चन थोड़े पैदा करेगा पुराने। अब इतिहास में क्या बदल जाएगा, इस बार बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर का एकदम पैटर्न बदल गया है। मैंने पैटर्न कौन सी बदल गया जी, अकबर के बाबूजी बदल गए हैं, जहांगीर के बाबूजी बदल गए हैं, चट्टान बदल गया, क्या बदल गया, कुछ नहीं बदला है। क्या किया है, बस वन लाइनर से क्वेश्चन को स्टेटमेंट की तरह मूव कर दिया, सब छटपटा रहा है एकदम पानी बिना मछली जैसा, पढ़ा ही नहीं है। बत्तख मियाँ को ला दिया बिहार में, तो बत्तख मियाँ आ गए तो उसमें छटपटाना क्या है? अरे तो इतिहास में एग्जिस्ट करते हैं ना बत्तख मियाँ, तब ना पूछा, इतिहास के बाहर से तो नहीं ला दिया बत्तख मियाँ को। बिहार अब जिक्र नहीं था वो अलग बात था, लेकिन किताब में जिक्र है बत्तख बाबा का। उसके बाद हम 2-3 मेरा फ्रेंड लोग हैं जो 1-2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास में आकर के क्लास के बाद हमसे मिला, कहा कि सर बत्तख मियाँ पढ़ाया नहीं गया, क्वेश्चन आ गया। उस पर गुस्सा आया, उसका नंबर हम चेंज कर दिए, बत्तख मियाँ से उसका नाम सेव कर दिया। उसका फोन करता है तो लिख के आता है बत्तख मियाँ। एक्सक्यूज किया तो बत्तख मियाँ लिख दिए। इसलिए बत्तख मियाँ भी सिलेबस में है, आपके पढ़ना है, बिहार की हिस्ट्री में है। बिहार स्पेशल बहुत सारा किताब है बिहार का हिस्ट्री, एसके पांडे सर लिखे हैं एक बुक हिस्ट्री का, उनके भी किताब में मेंशन है। अरे कोई नहीं, अभी वो बत्तख मियाँ छूट गए तो क्या दिक्कत है, 1 नंबर न गया, बत्तख मियाँ 1 नंबर लेकर के आए थे, नहीं बने, छूट गया। बाकी 149 नंबर गणित तो देखते हैं आप लोगों का पसीना छूटता होगा, तो 10 नंबर तो गणित में आएगा आपका, 7-8 नंबर ले आओगे कि नहीं ले आओगे? 7-8 भी नहीं ले आओगे, केवल सी रंग देना 5 नंबर आ जाएगा। सही देखो, अब हंस रहे हो, सही बता रहे हैं, केवल सी रंग दोगे 5 नंबर तुम्हारा आ जाएगा। और जो बन जाए वो सही बना लो, और जो नहीं बने उसे, अब 10 नंबर में इतना तो गधा नहीं हो कि 2 को 3 को नहीं बनेगा तुमसे, उतना तो 2-3 को बनेगा ना जी। अरे अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत है, हम लोग उतना दिन से मैथ छूटा हुआ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मिलता है तो ठीक ठाक काम हो जाता है। तो अर्थमेटिक जो है वो तो उतना आप बना ही लीजिएगा, और एडवांस आपके पूछेगा नहीं आपसे। एडवांस मैथ रहता है, नहीं रहता है, और रहेगा तो ये क्वेश्चन रहेगा, और क्या, तो बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। 4 चीज खूब बढ़िया से, करंट पढ़ रहे हैं, सही से ईमानदारी से बताओ कितने लोग प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऑनेस्टली? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी लोग एक ग्रुप था हम लोगों के स्कूल में, ठीक है, वो ग्रुप बड़ा प्रचलित था, है ना, उस ग्रुप का लास्ट में बड़ा दुर्गति हो गया। उस ग्रुप का नाम रखे थे हम लोगों के टीचर जो थे, उन्होंने रखा था FOSLA, फोसला, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक ग्रुप था स्टूडेंट का, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म था फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन। इस सब ग्रुप में जितना था सबका दुर्गति हो गया। तो जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं संभवतः इस ग्रुप के सदस्य हैं। अब बताइए, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, तो खिलवाड़ कर रहे हैं बैठ करके। तब 69वीं का प्लान करिए, हिम्मत, 69वीं का प्लान मत करिए, तब 72वीं 74वीं देखिए, ठीक है। और उम्र तो बहुत सारा है ना, तो घबराने का क्या जरूरत है, 40 साल उम्र है। जब 2-3 को दांत तो टूट जाए मुंह में का, है ना, चमड़ी शरीर का झूल उल जाए, तब जाकर के निकालना बीपीएससी। क्या
डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तब तक दे सकते हो बीपीएससी, क्या जा रहा है? उस समय एसडीएम बनना है। भकुआ है सब एक नंबर का। पढ़ा करो, पेपर डेली पढ़ा करो। 4 रुपया तो खर्चा होगा, 4 रुपये का ना मिलता है, 5 रुपया, 4-5 रुपया खर्चा। इससे ज़्यादा पेपर आता है, 5 रुपया का आता है, ठीक है। इंडिया तो 8 रुपया ही खर्चा होगा। ग्रुप में भी जाता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, मोबाइल के स्क्रीन देखते थे इरिटेट हो जाएगा, तो ऑफलाइन खरीदिए पेपर, हार्ड कॉपी खरीदिए और हाइलाइटर पेन लेकर के उसको क्या करिए, मार्क करते हुए पढ़ जाइए खूब बढ़िया से पेपर। प्रत्येक दिन एक न्यूज़पेपर पढ़िए, करेंट जो भी एक यूट्यूब चैनल हो उसको फॉलो करिए, प्रत्येक दिन करेंट देखिए। करेंट एक दिन में तैयार नहीं होगा, करेंट जो होता है प्रैक्टिस से होता है। अब वन लाइनर पढ़ करके जाओगे, मान लो पीटी क्वालिफाई कर लिए, मेंस में क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू वाले लोगों का दिमाग घुमा, आपके खाली इंटरनेशनल रिलेशन पूछने लगा, वहीं बेहोश हो जाइएगा, फिर पानी छिड़क के उठाएगा वो आप लोगों को, इंटरव्यू से ही रिजेक्ट होकर के निकाल देगा। तो करेंट जो होता है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, लंबा समय चलने वाला प्रोसेस है। महीना 2 महीना 6 महीना में तैयार नहीं होगा। करेंट पढ़ने का आदत डालिए कि सोसाइटी में आपके क्या हो रहा है ना, भारत का रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसा है, तो सब कुछ जानिएगा तो पेपर पढ़िएगा तब ना, बाद बाकी क्या सोर्स है। डेली न्यूज़पेपर, कोई एक यूट्यूब चैनल जो आपको ठीक लगे, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, जो आपको ठीक लगे उसको, जिससे समझ में आता हो, सुबह सुबह उठ करके वो करेंट अफेयर पढ़ लीजिए एक बार, करेंट अफेयर न्यूज़पेपर, करेंट ठीक रहेगा। अरे 25 क्वेश्चन करेंट का रहेगा, तो वेटेज है कि नहीं है, ठीक है, बढ़िया वेटेज है। और इस बार से बीपीएससी बता रहे हैं कि 69 जो लोग दे रहे हो, और इस बार अगर रिजल्ट नहीं लिए निकाले बीपीएससी में तो आगे और कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि फिर से इतना वैकेंसी 69 के बाद नहीं आने वाला है बीपीएससी में। एक्सपेक्टेड 1400 वैकेंसी पहुंच रहा है। 1400 समझ में आ रहा है कितना वैकेंसी होता है, 69 में उतना वैकेंसी आ रहा है। और जो लोग इस बार क्लियर नहीं होंगे उन लोगों के लिए थोड़ा गंदा शब्द प्रयोग करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, दया आ रहा है तो इस ना छोड़ देते हैं। कितना गाली देते देते हमारा जीव खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, पढ़ लीजिए। 69 में एकदम एनी हाउ रिजल्ट चाहिए, नहीं लीजिएगा तो बहुत बुरी बात है। पढ़ लीजिए, 69 में एनी हाउ रिजल्ट ले लो। 1400 सीट नहीं आएगा फिर जल्दी, फिर ऐसे ही आएगा 326 सीट, 346 सीट, 400 सीट। और वो भी रॉयल पोस्ट आ रहा है। डीएसपी का पोस्ट संभवतः नहीं रहेगा, लेकिन एसडीएम का पोस्ट भर करके आ रहा है। एसडीएम का बहुत सारा पोस्ट आ रहा है इसमें 69 में, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हाथ में समय भी है तुम्हारे पास, 5 महीना तो है ना जी, अभी मई है, अप्रैल खत्म, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एग्जैक्टली 5 महीना है। आज से गिनो तो 5 महीना, 30 सितंबर को एग्जाम है, कंप्लीट तुम्हारे पास 5 महीना। 5 महीना में कम से कम 5 बार पूरा जीएस रिवाइज कर सकते हो। अगर 8 घंटा का स्केड्यूल बना लिए हार्ड एंड फास्ट, तो 8 घंटा का स्केड्यूल बना लो, देखो तुम्हारा हो जाता है कि नहीं हो जाता, इजीली हो जाएगा। और 8 घंटा एकदम जिद से पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा वही पढ़ सकता है जिसको अकेलापन काटता नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं अकेले बैठते हैं, बौड़ाने लगते हैं, पगलाने लगते हैं, इस ग्रुप वाले लोग, ठीक है। तो पगलाने वाले लोग, वो लोग से कभी 8 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी, सिंसियर पढ़ाई नहीं होगी। और जो अपने आप को इस ग्रुप से अलग कर लिया, वो बैठ सकता है रूम करके 8 घंटा, उसको बोरियत महसूस नहीं होगा। वो 8 घंटा 10 घंटा उसके लिए नॉर्मल रूटीन की बात होगी। और 8 घंटा ये 5 महीना देख, इसी साल रिजल्ट हो जाएगा। और नहीं पढ़े तो छटपटाते रहो, फिर बीपीएससी लेकर के। ब्याह शादी के बाद बाल बच्चा होगा तब नौकरी होगा, है ना। उम्र तो बहुत दिन है इसमें। और फायदा क्या है, अगर बढ़िया आपका रहता है तो यही लोग ना प्रोमोटी आईएएस बनते हैं। एसडीएम मान लो तुम बीपीएससी से बन गए, 12 से 14 साल के बाद तुम आईएएस हो जाओगे। बढ़िया तुम्हारा अगर रिकॉर्ड रहा तो प्रमोटी आईएएस एसडीएम ही बन जाता है। और कहाँ रहेगा, बिहार में रहेगा। अब आईएएस जो बनता है वो डे 1 से आईएएस हो गया, लेकिन इस बेचारे को लगता है 12 से 14 साल का समय। तो जितना कम उम्र में बीपीएससी बनो, क्लियर करोगे और एसडीएम पोस्ट मिलेगा, उतना ही कम उम्र में ना तुम आईएएस बनोगे, जिलाधिकारी बनोगे किसी जिला का। तो वो भी देखो, इसलिए बहुत कम एज में निकालना जरूर। अब आईएएस जो 23 साल में बन गया, 22 साल में आईएएस बन गया, वो ना आगे चल करके ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार बनेगा। और जो बन ही रहा है आईएएस लास्ट स्टेज में, वो कहाँ तक पहुँचेगा। बहुत किसी विभाग का निदेशक बन सकता है, कहीं का सेक्रेटरी बन जाएगा, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी तक तो वो नहीं पहुँचेगा। इसलिए कमीशन का एग्ज़ाम का मतलब एकदम फ्रेशर फेज में उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है। इन्हें की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहुत समय है, लास्ट टाइम में निकालेंगे, फिर कुछ कर नहीं पाइएगा।
फिर जा करके कहीं ब्लॉक व्लॉक में बैठिएगा, वो टूटल कुर्सी मिल जाएगा, उसी में बैठना पड़ेगा, और फिर रिटायर होके आ जाइएगा। ना पैसा कमाए ना नाम कमाए, दोनों नहीं कमा पाए। और जितना कम एज में होगा पैसा भी बढ़िया कमाइएगा, नाम भी बढ़िया कमाइएगा, ठीक है। जॉब कम से कम अगर मान लो 23 साल में, तो रिटायरमेंट कितने साल में होता है? 65 साल में, 60 साल में। तो 60 साल में रिटायरमेंट होगा, तभी भी तुमको 38 साल काम करने के लिए मिला ना जी। 40 साल में जॉबे ले रहे हो, 20 साल काम करोगे, कितना सैलरी आएगा? कुछ नहीं आएगा, जो आएगा खर्चे हो जाएगा। इसलिए बहुत रॉयल चीज़ है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और बहुत कम मेहनत में इसकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। हाँ, वही सब करता है। इसलिए पढ़ो सब मन लगा करके, रूटीन बना लो 8 घंटा। और हम एक और बात पिछले दिन बोले थे, क्या बोले थे? जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षक की कोई भूमिका, वो सब्जेक्ट आप खुद से करेंगे। शिक्षक क्या करेंगे? बस 4 घंटा में जो चीज़ आप खुद से समझेंगे, उसको 2 घंटा या 3 घंटा में आपको समझा देंगे। बाद बाकी आप अपने से भी पढ़ करके उस चीज़ को उतना ही समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। आपके पास किताब होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट मटेरियल्स होना चाहिए, और बैठ करके बस पढ़ना है, अपने से पूरा कर लोगे, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और हेल्प की ज़रूरत है तो आकर के हेल्प लीजिए शिक्षक से, अपने टीचर से मिलिए, सब्जेक्ट टीचर से पूछिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। एसपीडी किस सब्जेक्ट के लिए? हाँ ठीक है, पढ़िए, कोई करंट का किताब खराब नहीं होता है। और एग्जाम का जब समय नज़दीक आ जाएगा, तब वार्षिकांक किसी का खरीद करके रट जाइएगा, वार्षिकांक खरीद करके रट जाइएगा। और दूसरा हम क्या बताए थे रिजल्ट के लिए? और क्या चाहिए? फ्रेश माइंड। फ्रेश माइंड, गधा माइंड नहीं चाहिए। फ्रेश माइंड के लिए उसमें फ्रेश इंफॉर्मेशन आना चाहिए। अछड़ा कचड़ा वाला लोग नहीं होगा उससे, अछड़े कचड़े वाले लोग कचड़ा का डब्बा में जाएंगे, ठीक है। इसलिए दिमाग में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, इस बड़ा सतर्कता के साथ। ऐसे स्पॉइल्ड फूड आपको दे दे, सड़ा हुआ खाना दे दे, खाओ बाबू, 4 दिन भात बना है चोखा के साथ दे दे, खाओ, नहीं खाओगे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो इस दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, इसको भी तो चेक करोगे ना कि क्या डाल रहे हैं। नहीं चेक करोगे, जो मन करे जिससे बात कर रहे हैं। इसलिए ग्रुप, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी पिछले दिन एक नोबल पढ़ रहे थे, उसमें कहानी मिला न्यूज़, उसमें और भी कई सारे लोगों ने इसका जिक्र किया है। धीरू भाई अंबानी जो थे, पेट्रोल पंप पर क्या करते थे? तेल भरने का काम करते थे, गाड़ियों में तेल भरते थे, ठीक है। और उनको जो सैलरी मिलता था, उस सैलरी का लगभग 30 से 40% जो भाग था, वो एक ही दिन में, उसी दिन जा करके सामने 5 स्टार होटल था जहाँ वो काम करते थे, पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ जा करके चाय पी लेते थे। माने सैलरी अगर मान लो 5,000 रुपया, तो 2,500 का जा करके 5 स्टार में चाय पी लेते थे। अब उनके जो साथ काम करने वाले लोग थे, मजाक उड़ाता था, अरे चाय 10 रुपया भी मिलता है तो उतना महंगा चाय क्यों पीते हो जा करके 5 स्टार में। तो क्या बोले कि वहाँ पर जब हम जा करके बैठते हैं, तो 5 स्टार होटल में जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जो चाय पीते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनका क्या आइडिया है, देखते हैं कि उन लोगों का सोच समझ क्या है, वो लोग क्या काम करता है, और उससे हमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। तो आप किनके साथ उठते बैठते हैं, किनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपको पता नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसे ही है, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बहुत अधिक पड़ता है, बहुत अधिक पड़ता है। और आपके सब कॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा बन जाता है जो लंबे समय तक आपको साथ नहीं छोड़ेगा, आपको कमज़ोर बना देगा। इसलिए आपका सोसाइटी में कैसे लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में कैसे लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिजल्ट में, ठीक है। जितने सारे टॉप IAS होते हैं, उनसे मिल करके उनका इंटरव्यू पढ़िए, उनके सोसाइटी में कितने लोग, 2-4 दोस्त से ज़्यादा उनका कभी रहा ही नहीं कोई। तो एकदम जो सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल को क्या करें? छोटा करें। 2-4 लोग रहें, हेल्दी लोग रहें, हेल्दी टॉकिंग हो ग्रुप में, इंटरटेनमेंट हो वो भी हेल्दी हो, पढ़ाई लिखाई हो वो भी हेल्दी हो, और इस माहौल में 5 महीने रह जाइए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए पढ़ाई करिए, 5 महीना है समय, इस बार रिजल्ट चाहिए तो। टैग लग जाएगा SDM DSP का, समझ रहे हो? आए वाला 2 पीढ़ी सुधर जाएगा, 7 पीढ़ी तो नहीं कहेंगे, 2 पीढ़ी जरूर सुधर जाएगा। चलो ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू किया जाएगा।